हेलो स्टूडेंट्स, नाउ इन today's ICM lecture यानी कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस which subject code is 3360901. We are going to study about the installation of different types of electrical equipments in a unit 1 which I have named as installation of electrical equipments. सो नाउ इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर. सो ट्रांसफार्मर का जो इंस्टॉलेशन होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में. तो इंस्टॉलेशन जब भी ट्रांसफार्मर का किया जाता है उस टाइम पे इंस्टॉलेशन इंजीनियर होता है, उसके वो इंस्टॉलेशन का पूरा जो लेआउट होता है वो देता है. ओके, अब जब भी ट्रांसफार्मर का इंस्टॉलेशन किया जाता है तो इंस्टॉलेशन के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं जो इंक्लूड होने चाहिए. उसमें फर्स्ट वन है लोकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, सेकंड वन है फैसिलिटीज़ ऑफ मेंटेनेंस, थर्ड वन है फाउंडेशन, फोर्थ वन है केबलिंग, फिफ्थ वन है पुशिंग एंड केबल ब्लॉक, फिफ्थ वन है कनेक्शंस, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क ऑफ फायर एंड लास्ट वन है सेफ्टी प्रिकॉशंस. तो उसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लोकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर यानी कि ट्रांसफार्मर का लोकेशन. तो ट्रांसफार्मर को जब भी इंस्टॉल किया जाता है सो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट इट इज़ इंस्टॉल्ड इन इंडोर साइड या आउटडोर साइड. या तो उसको इंडोर साइड पे इंस्टॉल किया जाता है या तो उसको आउटडोर साइड पे इंस्टॉल किया जाता है. अब जब भी उसको इंडोर साइड पे इंस्टॉल किया जाता है तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं, कैसे उसको इंस्टॉल किया जाता है. ओके, अब जब भी ट्रांसफार्मर को रूम के अंदर इंस्टॉल करना हो उस टाइम पे वो जो पर्टिकुलर एरिया है, जो रूम है, उसके अंदर एयर का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है. ट्रांसफार्मर का जो बेस लेवल होता है वो उस जगह से मैक्सिमम फ्लड लेवल से ज़्यादा होना चाहिए. दूसरा पॉइंट की जो याद रखना है वो है कि जो ट्रांसफार्मर का जो डिस्टेंस है वो पर्टिकुलर जो रूम है जिसके अंदर ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल किया जाने वाला है उसकी वॉल से उसका डिस्टेंस रखना चाहिए. क्योंकि क्या होगा कि जब भी ट्रांसफार्मर को हम लोडिंग कंडीशन में रखेंगे यानी कि जब भी उसको सर्विस में रखेंगे तो उस टाइम में हीट प्रोड्यूस होगी. सो हीट प्रोड्यूस होगी तो उसके लिए जो हीट है उसको एटमॉस्फेयर में तो हम डालने नहीं वाले क्योंकि यहाँ पे इंडोर साइड पे हमने उसको इंस्टॉल किया है. तो इसके लिए वो जो एयर होती है जो गर्म होती है उसको निकलने के लिए जगह चाहिए होती है. तो इसके लिए जो दीवार है, जो वॉल है, उससे थोड़ा डिस्टेंस रख के बाद में ट्रांसफार्मर को रखा जाता है. उसके बाद अगर दूसरा पॉइंट देखने जाए तो जहाँ पे भी ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल किया जाता है वो जो जगह होती है वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए. यानी कि जो सराउंडिंग्स हैं वो मॉइस्चर वाला होना चाहिए नहीं. क्योंकि अगर मॉइस्चर वाला होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो टैंक होती है, जो ट्यूब होती है, उसके ऊपर करोजन लगता है. इसके अलावा जो बुशिंग रहता है उसके ऊपर भी मॉइस्चर होता है, वो जमा होता है और उसकी वजह से क्या होगा, फ्लैश ओवर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. जो ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर या तो जो रूम जिसके अंदर ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करना है उस रूम में पानी गिरता होना चाहिए नहीं. केमिकल फ्यूम्स जो रहती है, स्पेशली जो एसिड के फ्यूम्स होते हैं, वो ट्रांसफार्मर रूम में एंटर होने चाहिए नहीं. क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, जो टैंक है और जो ट्यूब है जिसमें हमने मेटल यूज़ करते हैं तो वो धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं.
और जो ऑयल होता है वो भी ख़राब हो जाता है। दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो है कि जो ट्रांसफार्मर है उसका कूलिंग ऑन टाइम होना चाहिए, उसका कूलिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए। और इसके लिए जो एयर के इनलेट और जो आउटलेट है वो जो मेज़रमेंट दिया होता है उस हिसाब से होना चाहिए, और उसकी जो लोकेशन है वो भी परफेक्ट लोकेशन होनी चाहिए। जो इनलेट है वो फ्लोर लेवल से नज़दीक होना चाहिए, और आउटलेट है वो एज़ पॉसिबल एज़ ऑन दी हाइट, यानी कि हाइट पे होना चाहिए, कि जिसकी वजह से आउटलेट है वो हाइट पे हो तो आराम से अगर हीट प्रोड्यूस होती है तो वो आराम से बाहर निकल पाए, कि जिसकी वजह से जो हीट जनरेट होने वाली है आफ्टर ऑन सर्विस, सो जो गर्म हवा प्रोड्यूस होगी वो बाहर आराम से निकल पाए। और अगर पॉइंट हमने देखनी चाहिए तो जो कंजर्वेटर है उसके ऊपर और जो सीलिंग है दोनों के बीच में 0.5 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे इंडोर साइट है, इंडोर साइट यानी क्या होगा कि रूम के अंदर ट्रांसफार्मर को रखा जाता है, तो इसकी वजह से जो रूम की सीलिंग होगी वो, और जो कंजर्वेटर टैंक यानी कि जो मेन टैंक होती है ट्रांसफार्मर की उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा टैंक लगी होती है उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। तो कंजर्वेटर टैंक और रूम की सीलिंग इन दोनों के बीच में 0.5 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। और ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करते टाइम ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसको ऐसे इंस्टॉल करना चाहिए कि उसकी जो बॉडी है उसके अंदर वाइब्रेशन है वो ट्रांसमिट होने चाहिए नहीं। तो ये सब पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं कि जब भी ट्रांसफार्मर को हम इंडोर साइट पे इंस्टॉल करते हैं उस टाइम में। ओके, तो सबसे पहले पॉइंट हमने क्या देखा उसके अंदर कि एक तो एयर सर्कुलेशन रूम के अंदर अच्छे से होना चाहिए। सेकंड कि उसका जो वॉल से डिस्टेंस है वो अच्छा होना चाहिए। थर्ड हमने देखा कि जो जगह है, जो रूम है, उसके अंदर मॉइस्चर आना चाहिए नहीं, ना ही केमिकल फ्यूम्स आने चाहिए, ना एसिड फ्यूम्स आने चाहिए, क्योंकि इन सब की वजह से जो ट्रांसफार्मर की टैंक होती है, जो ट्यूब होती है, उसके अंदर एक तो मॉइस्चर की वजह से तो फ्लैश ओवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि रूम के अंदर उसको रखेंगे तो जो मॉइस्चर है वो बुशिंग पे जमा होगा और उसकी वजह से फ्लैश ओवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि कूलिंग अच्छे से होना चाहिए उसका, और कूलिंग के लिए उसके जो इनलेट और आउटलेट है, इनलेट है वो बेस लेवल पे होना चाहिए, जबकि आउटलेट है वो हाइट पे होना चाहिए। उसके बाद मेन पॉइंट है वो है कि कंजर्वेटर टैंक और सीलिंग, रूम की सीलिंग दोनों के बीच में मिनिमम 0.5 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। मैक्सिमम तो जितना हो उतना अच्छा है, बट 0.5 मीटर का डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। और नेक्स्ट कि ट्रांसफार्मर को जब भी इंस्टॉल किया जाता है तो ऐसे इंस्टॉल करना चाहिए कि जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी है उसमें वाइब्रेशन ट्रांसमिट होनी चाहिए नहीं। सो दिस आर द पॉइंट्स विच आर टू बी कंसिडर्ड वाइल इंस्टॉलिंग ट्रांसफार्मर इन इंडोर साइट, कि जब भी इंडोर साइट पे ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करना चाहिए तो उसके लोकेशन यानी कि इंडोर साइट पे हो तो ये पॉइंट्स कंसीडर करने चाहिए। अब अगर ट्रांसफार्मर की सर्विस है वो आउटडोर साइट के लिए चूज़ की गई है, मीन्स कि अगर ट्रांसफार्मर को खुली जगह पे उसका यूज़ करना है तो उसको खुली जगह पे हम इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए अगर एयर पॉल्यूशन वाली जगह पे ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करना हो तो ट्रांसफार्मर को इस तरह से कवर करना चाहिए कि जिसकी वजह से जो पॉल्यूटेड एयर है उसकी इफ़ेक्ट ट्रांसफार्मर पे कम हो। जो बुशिंग है उसका कुछ टाइम पीरियड पे टाइम इंटरवल पे उसको क्लीन करना चाहिए कि जिसकी वजह से फ्लैश ओवर ना हो, क्योंकि जब भी पॉल्यूटेड एयर होती है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे बुशिंग पे जमने लगते हैं और उसकी वजह से बाद में फ्लैश ओवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी पॉल्यूटेड एयर में ट्रांसफार्मर को रखा जाए उस टाइम पे जो बुशिंग है उसको भी क्लीन करना चाहिए और पूरा ट्रांसफार्मर है उसको कवर करने के बाद
यूज़ करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, बी पॉइंट है, वो है फैसिलिटीज़ ऑफ मेंटेनेंस, यानी कि मेंटेनेंस की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें मेंटेनेंस में हम क्या क्या पॉइंट्स हमें कंसिडर करने चाहिए। तो जब भी ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल किया जाता है तो उसको ऐसे इंस्टॉल करना चाहिए कि जिसकी वजह से उसका जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस करने में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। ओके, लाइक आपने उसको कहीं ऐसी जगह पे इंस्टॉल कर दिया कि अगर हमें उसका ऑयल लेवल इंडिकेटर चेक करना है या तो उसका ब्रीदर चेक करना है कि सिलिका जेल का क्या कलर क्या है। ओके, क्योंकि सिलिका जेल भी हमें चेंज करनी होती है जैसे उसका कलर चेंज हो तो उसको इस तरह से इंस्टॉल करना चाहिए कि जिसकी वजह से उसका मेंटेनेंस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो ट्रांसफार्मर की सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसमें जो वॉल होती है उसमें लिफ्टिंग बीम रखना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या हेल्प होगी, तो ट्रांसफार्मर है उसको पूरा हम खोल सकते हैं लिफ्टिंग बीम की हेल्प से, और जो कोर और जो वाइंडिंग है उसको हम लिफ्ट करके जो उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। सेकंड थिंग है कि ट्रांसफार्मर को ऐसे रखना चाहिए कि जिसकी वजह से ब्रेदर है, थर्मोमीटर है, ऑयल लेवल इंडिकेटर है, वो अगर ट्रांसफार्मर वर्किंग कंडीशन में हो तो भी उसको हम चेक कर पाए। नेक्स्ट है कि मेन पार्ट जो है ड्रेन वाल्व। सो ड्रेन वाल्व और जो सैम्पलिंग वाल्व है उसको ऐसी जगह पे होने चाहिए कि जिसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर में से अगर हमें ऑयल का सैंपल लेना हो तो हम आराम से कोई भी डिफ़िकल्टी के बिना ट्रांसफार्मर के ऑयल का सैंपल ले पाए। तो ये सब पॉइंट्स है कि जब भी मेंटेनेंस करना हो उस टाइम पे ये सब पॉइंट्स कंसीडर करने चाहिए। नेक्स्ट सी है फाउंडेशन। सो फाउंडेशन में हमें क्या ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर है, इट इज़ नॉट द इट इज़ नॉट द रोटेटिंग डिवाइस। ओके, यानी कि वो रोटेटिंग डिवाइस नहीं है बट स्टैटिक डिवाइस है। तो इसकी वजह से अगर नॉर्मल फाउंडेशन है, सिंपल फाउंडेशन है, वो भी इनफ है उसके फाउंडेशन के लिए। बट ये जो फाउंडेशन है वो स्ट्रेट होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल होना चाहिए नहीं, और बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए फाउंडेशन। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी उसके कनेक्शन है उसके ऊपर प्रेशर आता है और ऑयल लेवल है वो भी लेवल में नहीं रहता। तो इसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर है उसका जो फाउंडेशन है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए बट एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। ओके, दूसरा क्या पॉइंट है कि जो हमें फाउंडेशन में ध्यान रखना है वो है कि आउटडोर लोकेशन के लिए जब भी ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल किया जाता है तो उस टाइम पे जो ट्रांसफार्मर को जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे कंक्रीट की प्लिंथ होनी चाहिए। ओके, और ये जो प्लिंथ है उसका जो लेवल है वो मैक्सिमम फ्लड लेवल से ज़्यादा होना चाहिए। अब जब भी ये प्लिंथ बनाई जाती है तो उस टाइम पे उसको ऐसे बनानी चाहिए कि जिसकी वजह से कोई भी पर्सन है वो ये प्लिंथ पे चढ़ना चाहिए नहीं। ओके, सो ट्रांसफार्मर के लिए रोलर दिए गए होते हैं, तो जो रोलर है उसको जो उसका ट्रैक दिया होता है उसके ऊपर रखा जाता है और जब भी उसका एंड पॉइंट आता है तब उसको लॉक कर दिया जाता है। तो जिसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर है वो खिसकेगा नहीं बट वहाँ पे ही फिट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फाउंडेशन में अगर दूसरा पॉइंट हम देखने जाएँ तो जो पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर है उसको इंस्टॉल करने के लिए जंक्शन पोल, सब्सिडियरी पोल और स्ट्रीट लाइटिंग पोल का यूज़ करना चाहिए नहीं। नेक्स्ट वन है केबलिंग। सो केबलिंग में हमें कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो जब भी सब स्टेशन में केबल रखे जाते हैं
ओके, तो जो केबल को रखने के लिए जो ट्रेंच रखी जाती है वो या तो सैंड या तो पेबल से भरी हुई होनी चाहिए। वो तो आप लोगों ने सब स्टेशन में देखा होगा कि वहाँ पे या तो रेत को रखा जाता है या तो पेबल्स होते हैं और उसके बाद केबल को उसके अंदर रखा जाता है। सेकंड थिंग है जो हमें ध्यान रखनी है वो है कि जो केबल है उसको दीवार पे क्लैंप पे रखा जाता है। जब भी केबल को क्लैंप पे रखा जाता है तो उसको वॉल से थोड़ा दूर रखना चाहिए और इसके लिए जो क्लैंप है वो स्पेशल केबल क्लैंप्स हैं उसके अंदर उसको रखा जाता है। इसके अलावा भी जो केबल है उसको केबल ट्रे और केबल रैक्स में भी रखा जाता है। जब भी ज़्यादा केबल ट्रे का यूज़ किया जाता है तो उस टाइम पे जो स्पेसिंग है वो 150 mm जितना होना चाहिए। जो ट्रे है वो गैल्वेनाइज्ड आयरन और एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है। जो पावर और कंट्रोल केबल है दोनों को एक ही कंड्यूट या तो ट्रे में रखी जानी चाहिए, नहीं, दोनों के लिए अलग अलग कंड्यूट का यूज़ करना चाहिए। ओके, यानी कि पावर और कंट्रोल केबल के लिए एक ही कंड्यूट हम यूज़ नहीं कर सकते, बट उसके लिए दोनों के लिए अलग अलग कंड्यूट का यूज़ करना चाहिए। जो डीसी कंट्रोल केबल रहते हैं, एसी पावर केबल रहते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के जो कंड्यूट है सबको अलग अलग रखना चाहिए। अब दूसरे जो इक्विपमेंट है कि उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो केबल पे एंटर होनी चाहिए नहीं। और जो केबल ट्रेंच होती है वो स्लोप वाली होनी चाहिए, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो बारिश का पानी है वो बह जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है बुशिंग एंड केबल बॉक्स। सो बुशिंग और केबल बॉक्स में क्या ध्यान रखना है, तो जब भी ट्रांसफार्मर पे बुशिंग रखी जाती है तो उसको फिर से जब भी टाइट करते हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर तो सबसे पहले बुशिंग है उसमें बुशिंग है वो बिल्कुल टूटी होनी चाहिए नहीं, क्योंकि अगर उसमें थोड़ी भी ब्रेक होगी ओके तो उसकी वजह से पूरा फ्लैश होके ट्रांसफार्मर डैमेज हो सकता है। तो ब्रेक ना हो उसका ध्यान रखना चाहिए, वो पहले चेक करना चाहिए। सेकंड है जो गास्केट है वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन में है या नहीं वो भी चेक करना चाहिए। केबल बॉक्स, तो केबल बॉक्स में हम क्या ध्यान रखेंगे जब भी ट्रांसफार्मर का इंस्टॉलेशन करते हैं तो जब भी ट्रांसफार्मर के साथ केबल बॉक्स को फिट किया जाता है और उसको पेपर इंसुलेटेड केबल के साथ कनेक्ट करना हो तो जो केबल का जो एंड होता है उसको सील करना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इंसुलेशन है उसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो एब्सॉर्ब करेगा नहीं। जब भी उसका कनेक्शन किया जाता है उसके बाद जो केबल बॉक्स रहता है उसको ऑयल या तो कंपाउंड से फिलअप किया जाता है। नेक्स्ट वन है कनेक्शंस। सो कनेक्शंस में हमें क्या ध्यान रखना है, तो कनेक्शंस 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं मीडियम वोल्टेज वाले, दूसरे होते हैं हाई वोल्टेज वाले और थर्ड वाले होते हैं ओपन कनेक्शंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मीडियम वोल्टेज वाले कनेक्शंस है उसमें हमें क्या ध्यान रखने हैं। तो जब भी मीडियम वोल्टेज के कनेक्शन हो तो उसके लिए केबल या तो उपयोग हो सकता है या तो मेटल शीट या तो फिर आर्मर्ड के बिना जो केबल होता है उसका यूज़ किया जाता है और बाद में उसको जो मेटालिक केसिंग होते हैं उसके अंदर रखा जाता है। अगर उसको ऐसे हम कनेक्ट करते हैं तो जो 3 फेस और
न्यूट्रल है, सबको एक ही मेटल केसिंग में रखा जा सकता है। जो मेटालिक केसिंग रहता है उसका अगर यूज़ किया जाए तब केबल में कोई भी जॉइंट होना चाहिए नहीं। जो मेटालिक केसिंग है, फिटिंग है, सीध है, आर्मरिंग है, सबको प्रॉपर अर्थ किया जाना चाहिए। सेकंड है कि हाई वोल्टेज। तो जब भी हाई वोल्टेज कनेक्शन हो तो हाई वोल्टेज कनेक्शंस जो होते हैं उसको इंसुलेटेड केबल के थ्रू करना चाहिए। और उसको बिल्डिंग में जो ट्रेंच होती है कि जिसको कवर की गई होती है उसके अंदर रखनी हो तो इसके लिए पेपर इंसुलेटेड लेड शीट और आर्मर और एल्यूमिनियम शीट या तो और दूसरी कोई भी टाइप की केबल का यूज़ किया जाता है। सभी केबल्स जो रहते हैं वो केबल बॉक्स, मेटालिक शीट और आर्मरिंग है, सबको प्रॉपर अर्थ दिया जाना चाहिए, यानी अर्थिंग तो प्रॉपर होनी ही चाहिए। अब जो भी मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज सबस्टेशन होते हैं कि जहाँ पे जो करंट है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है तो वहाँ पे कॉपर या तो एल्यूमिनियम के केबल्स का यूज़ होता है। ओके, और ये कॉपर और एल्यूमिनियम के जो केबल होते हैं वो इंसुलेटेड नहीं होते हैं। तो ये जो केबल्स है वो फ्लेक्सिबल और रिजिड टाइप के हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर के जो कॉपर टर्मिनल जो होते हैं उसके साथ एल्यूमिनियम या तो ACSR वायर का यूज़ किया जाता है। अगर कॉपर या तो ACSR वायर का यूज़ किया जाता है तो बायमेटालिक टाइप के कनेक्टर का यूज़ करना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होगा, दोनों अलग मेटल हो गए और उनके कांटेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रोलिटिक करोजन होता है वो होता नहीं है। नेक्स्ट वन है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क ऑफ फायर। तो जब भी एक यूनिट में आग लगती है तो दूसरे यूनिट में वो आग है, जो फायर है, वो स्प्रेड होनी चाहिए नहीं। तो इसके लिए ऑयल फील्ड स्विच गियर को अलग रखना चाहिए। इसके लिए दूसरे ही एनक्लोजर का सेटअप करना चाहिए और दो जो ट्रांसफार्मर रहते हैं उसके बीच में और जो दो स्विच गियर के जो सेक्शन होते हैं उन दोनों के बीच में फायर रेजिस्टेंस वॉल है उसको रखना चाहिए। अगर फायर का रिमोट इंडिकेटर हो तो वो सबसे अच्छा रहता है, तो उसको भी रखना चाहिए। और जो सप्लाई है वो रिमोट कंट्रोल से डिसकनेक्ट हो जाए ऐसे भी अरेंजमेंट करनी चाहिए। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है वो भी साथ में ही इंस्टॉल करने पड़ते हैं। और मोस्ट ऑफ दी जो आउटडोर सबस्टेशन रहते हैं उसमें जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसके आसपास वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम होती है उसको रखा जाता है। नेक्स्ट वन है सेफ्टी प्रिकॉशंस। सो ट्रांसफार्मर को ऐसे इंस्टॉल करना चाहिए कि जिसकी वजह से किसी को भी शॉक ना लगे। सेफ्टी प्रिकॉशंस ह्यूमन के लिए भी रहता है एज वेल एज इक्विपमेंट के लिए भी रहता है। जो हर एक मेटल पार्ट है उसको अर्थ प्रॉपरली करना चाहिए। ट्रांसफार्मर है उसको एनक्लोज करने के बाद उसका एक डोर दिया जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि दूसरी कोई पर्सन है वो उसके अंदर एंटर हो पाए नहीं। तो ये सब पॉइंट्स है कि जब भी ट्रांसफार्मर का इंस्टॉलेशन किया जाता है तब ये सब पॉइंट्स है उसको अच्छे से याद रखना चाहिए और बाद में ट्रांसफार्मर का इंस्टॉलेशन किया जाता है।